हेलो स्टूडेंट, आज हमारी MHD 4 की क्लास नंबर 4 है। इससे पहले 3 क्लासें हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखना। हम यहाँ पर जो छात्र इग्नू से MA कर रहे हैं उसकी सारे सिलेबस को कवर करेंगे, इसलिए आप इन क्लासों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें। चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपको क्लासें पसंद आती हैं तो एक कमेंट भी ज़रूर करें। तो हमारी जो क्लास है इसमें पढ़ेंगे आज हम इकाई 3 अंधेर नगरी की नाट्य शिल्प। क्या पढ़ेंगे? अंधेर नगरी की का नाट्य शिल्प है उसको पढ़ेंगे। इकाई की रूपरेखा देखिए, पहले उद्देश्य पढ़ेंगे, फिर प्रस्तावना। अंधेर नगरी एक प्रहसन के रूप में अंधेर नगरी के नाट्य शिल्प की विशेषताएं, अंधेर नगरी का रूप विधान, भाषिक प्रयोग, रंगमंचीय प्रस्तुति और फिर देखेंगे सारांश को। तो पहले हमारा उद्देश्य पढ़ते हैं। देखिए, पिछली इकाई में आपने भारतेंदु युगीन समय अंधेर नगरी में व्यक्त यथार्थ, अंधेर नगरी में व्यक्त राजनीति, व्यंग्य और विडंबना के रूप में अंधेर नगरी के विषय में जाना। प्रस्तुत इकाई में आप अंधेर नगरी के नाट्य शिल्प का अध्ययन करेंगे। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप अंधेर नगरी के नाट्य शिल्प की विशेषताओं का विश्लेषण कर सकेंगे। अंधेर नगरी नाटक के रूप विधान का वर्णन कर सकेंगे। अंधेर नगरी के भाषिक प्रयोग की व्याख्या कर सकेंगे और रंगमंच पर अंधेर नगरी की प्रस्तुतियों को और अंधेर नगरी के रंगमंची पक्ष के बारे में जान सकेंगे। अब हम पढ़ते हैं प्रस्तावना। देखिए, पाठ्यक्रम 4 से संबंधित खंड 1 की यह तीसरी इकाई है। इस खंड की अंतिम इकाई में आपके लिए यह जानना जरूरी है कि इस लघु क्लेवर के नाटक अंधेर नगरी के नाट्य शिल्प की क्या विशेषताएं हैं जो एक सेकंड जो इसे एक साथ इतने सूक्ष्म और व्यापक संदर्भों को का सार्वभौमिक नाटक बनाती है। कोई भी नाटक अपने कथानक मात्र से महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि उसकी संश्लिष्टता, समग्रता उसे अमर और सृजनात्मक बनाती है, जिसके लिए नाटककार की संवेदना, नाटक के दृश्य, काव्यत्व और सामूहिकता से उसका प्रत्यक्ष सरोकार और नाट्य शिल्प पर उसका अधिकार आवश्यक है। इसी इकाई को पढ़कर आप जान सकेंगे कि अंधेर नगरी नाटक की संरचना में किस तरह शास्त्रीय परंपरा, लोक परंपराओं और अपनी युगीन परंपराओं को तो आत्मसात किया गया है। यह नाटक बदलते युग के अनुसार हिंदी नाटक के रंगमंच और रंगमंच के लिए एक मौलिक, लचीले, जीवंत और सार्थक नाट्य शिल्प का उदाहरण प्रस्तुत करता है। आप यह भी समझ सकेंगे कि अंधेर नगरी की भाषा की बनावट और उसका गठन कैसा है। भारतेंदु ने उसकी भाषा में शब्दों, वाक्यों, मुहावरों के साथ साथ लय, टोन, आरोह अवरोह ध्वनियों पर क्रियाओं के कौन से प्रयोग किए गए हैं। और अंत में आप यह जान सकेंगे कि अंधेर नगरी में रंगमंचीय दृष्टि से किन परंपराओं को अपनाया गया है, उसकी आंतरिक संरचना में रंगमंच किस प्रकार घुला मिला है, रंगमंचीय प्रस्तुति के रूप में अंधेर नगरी का सौंदर्य क्या है जो उसके शिल्प को और भी महत्वपूर्ण बनाता है। इसके अतिरिक्त आप अंधेर नगरी की रंगमंच पर होने वाली प्रस्तुतियों और रंगमंचीय प्रयोगों के बारे में भी जान सकेंगे। इन सभी पक्षों को समझने के लिए अंधेर नगरी की सांकेतिकता और उसकी समकालीन प्रासंगिकता को तथा उसके शिल्पगत सृजनात्मक विशिष्टि को समझ सकेंगे। अब पढ़ते हैं हम अंधेर नगरी एक प्रहसन के रूप में। अंधेर नगरी एक प्रहसन है, पूरा नाटक नहीं है, लेकिन इसे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 6 अंकों में विभाजित किया है। ये सभी अंक अलग अलग स्थानों पर घटित होते हैं। छोटा नाटक होते हुए भी इसके पात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा है। गद्य में संवादों के साथ साथ पद्य के अंश भी काफ़ी ज़्यादा हैं। इस पहले अंक की शुरुआत ही गीत से होती है। पूरे प्रहसन को रंगमंच पर भी खेला जा सकता है, खुले मंच पर भी और नुक्कड़ नाटक शैली में भी। वस्तुतः इन तीनों रूपों में यह नाटक खेला भी गया है। नाटक के इन सभी पक्षों के बारे में हम इस इकाई में विचार करेंगे। आइए सबसे पहले यह देखें कि नाट्य शिल्प की दृष्टि से अंधेर नगरी की क्या क्या विशेषताएं हैं। प्रहसन के रूप में अंधेर नगरी नाटक नामक पुस्तक में भारतेंदु ने प्रहसन की परिभाषा करते हुए लिखा है कि हास्य रस का मुख्य खेल। नाटक नायक राजा व धनी व ब्राह्मण व धूर्त
कोई हो। इसमें अनेक पात्रों का समावेश होता है। यद्यपि प्राचीन रीति में इसमें एक ही अंक होना चाहिए, किंतु वह अनेक दृश्य दिए बिना नहीं लिखे जा सकते। इस परिभाषा को प्रस्तुत करने के बाद उन्होंने कहा, हास्यवर्ण वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती और अंधेर नगरी की गणना प्रहसन के रूप में की है। तात्पर्य यह है कि भारतेंदु अंधेर नगरी को प्रहसन मानते हैं, लेकिन उसकी शास्त्रीय संरचना से पर्याप्त ढील भी दे देते हैं। उन्हीं के अनुसार प्रहसन हास्य प्रधान होता है। इस दृष्टि में अंधेर नगरी भी हास्य प्रधान है, लेकिन सिर्फ हास्य प्रधान नहीं है, वरन इसमें व्यंग्य का जबरदस्त पुट है। इसलिए चाहे तो हम यह भी कह सकते हैं कि अंधेर नगरी हास्य व्यंग्य प्रधान है, न कि सिर्फ हास्य प्रधान। भारतेंदु प्रहसन की दूसरी विशेषता यह बताते हैं कि इसका नायक जो राजा, धनी, ब्राह्मण या दूत कोई भी हो सकता है। इस दृष्टि से विचार करें तो अंधेर नगरी के बारे में साफ तौर पर कुछ भी कहना कठिन है। इसमें राजा भी, ब्राह्मण भी और धूर्त पात्र भी है, लेकिन अंधेर नगरी का नगरी नायक किसे माना जाए, यह तय करना कठिन है। प्रहसन में महत्व के हिसाब से राजा, मंत्री, गोवर्धन दास और महंत का उल्लेख किया गया है, लेकिन इनमें से क्या किसी को भी नायक स्वीकार किया जा सकता है? सबसे पहले नायक पर विचार करें। नाटक का शीर्षक अंधेर नगरी है, लेकिन उसका उपशीर्षक अंधेर नगरी चौपट राजा टके सिर भाजी टके सिर खाजा, यानी यह नाटक अंधेर नगरी के चौपट राजा से संबंधित है। यहाँ पर जानना महत्वपूर्ण है कि अंधेर नगरी चौपट राजा टके सिर भाजी टके सिर खाजा नामक प्रसिद्ध लोकोक्ति को भारतेंदु ने प्रहसन का रूप दिया है, यानी एक ऐसी नगरी का रूपक उन्होंने प्रहसन में निर्मित किया है जिसमें राज्य में किसी भी तरह की व्यवस्था न हो और जहाँ पर राजा चौपट हो। चौपट का तात्पर्य है बुद्धिहीन, जो किसी भी ढंग से करने में क्षमता नहीं रखता है। अंधेर नगरी में भी एक राजा है जो एक लोकोक्ति के अनुरूप बुद्धिहीन है, लेकिन क्या ऐसा बुद्धिहीन राजा नाटक का नायक माना जा सकता है? राजा का नाटक में पहली बार उल्लेख दूसरे अंक में आता है। बाजार में घूमते घूमते गोवर्धन दास को हर चीज़ टके सिर के भाव से बिकती दिखाई देती है, तो वह हलवाई से मिठाई खरीदते हुए पूछता है कि नगरी का नाम क्या है और यहाँ के राजा का नाम क्या है। जवाब में हलवाई बताता है कि नगरी का नाम अंधेर नगरी है और राजा का नाम चौपट राजा है। हलवाई ने बताए हुए परिचय से ही साफ जाहिर होता है कि नगर और राजा दोनों नाटककार ने प्रतीक के रूप में लिया है। दोनों को राजा का एक पात्र के रूप में और नगर और राजा का एक पात्र के रूप में प्रण चौथे अंक में होता है। राज्यसभा में राजा मौजूद है। राज्यसभा में राजा मौजूद है और साथ में राजा के मंत्री और दूसरे नौकर भी। एक फरियादी को पकड़ लाया जाता है, वह अपनी फरियाद सुनाता है। इस अंक में मुकदमे की कार्रवाई चलती है और राजा अंत में कोतवाल को फांसी देने का फैसला करता है। इसके बाद फिर राजा का आगमन छठे अंक में होता है, जिसमें सारी कार्रवाई शमशान में घटित होती है, यानी कि कुल 6 अंकों में से 2 अंकों में राजा आता है और उनमें भी सिर्फ एक अंक में राजा पूरे समय सक्रिय रूप से मंच पर गति करता हुआ दिखाई देता है। आखिरी अंक में सिर्फ राजा के द्वारा केवल 3 संवाद बोले गए हैं। इस प्रकार राजा पूरे प्रहसन में 6 अंक में से केवल 1 अंक में ही उपस्थित होकर प्रहसन का नायक कहा जा सकता है। यह जरूरी है कि नाटक के मूल्य कथ्य में जो मूल कथ्य है उसके साथ राजा का गहरा संबंध है, क्योंकि अंधेर नगरी का वह राजा है और उसकी जन विरोधी और अविवेकपूर्ण प्रवृत्ति ही कथ्य में वह अर्थ व्यक्त हुआ है। जो लेखक का ध्येय है, राजा का चरित्र प्रहसन में जिस तरह चित्रित किया गया है, वह नायकों के
किसी वर्गीकरण के अनुसार नहीं। इसके विपरीत उसका चरित्र विदूषक की तरह जबकि संस्कृत नाटक विदूषक नायक का सहायक पात्र होता है और जिसका मकसद नायक का मन बहलाव करना होता है। जहाँ तक मंत्री का सवाल है कि वह राजा के साथ साथ नाटक में उपस्थित होता है, वह स्वतंत्र रूप से कुछ करता नजर नहीं आता है, बल्कि राजा के मुख्य सहायक के रूप में ही दिखाई देता है। लेकिन अपनी भूमिका में ही मंत्री राजा से अधिक चतुर और चालाक नजर आता है और दर्शकों को यह स्पष्ट हो जाता है कि मंत्री की बुद्धि ही राजा के निर्णयों को निर्धारित करती है। आखिरी अंक में जब फांसी चढ़ने की होड़ लगती है तब मंत्री भी फांसी चढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। यह कृत्य उसके चालाक चरित्र से मेल नहीं खाता है। इसके बावजूद मंत्री नाटक के केंद्रीय चरित्र के रूप में नजर नहीं आता है। प्रहसन के अन्य दो प्रमुख चरित्र हैं गोवर्धन दास और महंत। गोवर्धन दास महंत का शिष्य है। महंत और उसके दो शिष्यों नारायण दास और गोवर्धन दास के साथ ही नाटक की कथा आरंभ होती है। इससे पहले अंक में महंत अपने इन दो शिष्यों के साथ शहर के बाहरी हिस्से में पहुंचता है। महंत उन्हें उस नगर में भिक्षा मांगने के लिए भेजता है। दूसरे अंक में बाजार का दृश्य जहां गोवर्धन दास आश्चर्यचकित सा बाजार को देख रहा होता है और अंत में उसकी हलवाई के साथ बातचीत होती है, जिसका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। तीसरे अंक में फिर महंत और गोवर्धन दास का वार्तालाप होता है। गोवर्धन दास महंत को नगर के बारे में बताता है और उनसे प्रार्थना करता है कि वे इसी शहर में स्थायी रूप से निवास करने बना लें, लेकिन महंत जल्द से जल्द शहर से दूर चले जाने की बात करता है। गोवर्धन दास वो नहीं चाहता है और वहीं पर रह जाता है। पांचवें अंक में गोवर्धन दास को राजा के सिपाही पकड़कर ले जाते हैं और छठे में उसे फांसी पर चढ़ाने की तैयारी होने लगती है। इस प्रकार चौथे अंक को छोड़कर गोवर्धन दास नाटक के आरंभ से अंत तक मौजूद रहता है। कथा का प्रवाह भी उसी के साथ साथ विकसित होता है और कथा की परिणति भी उसी के साथ साथ होती है। इसलिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि गोवर्धन दास अंधेर नगरी का केंद्रीय पात्र है, लेकिन इसी वजह से वह अंधेर नगरी का नायक बनने की योग्यता हासिल नहीं कर सकता। वस्तुतः उसे नायक जैसा कुछ भी नायक जैसा कुछ भी नहीं है। परिस्थितियों से संचालित वह अपनी भावनाओं और इच्छाओं के वशीभूत रहता है और उसके व्यक्तित्व में स्वतंत्र रूप से सोचने और करने जैसा गुण दिखाई नहीं देता है। महंत का व्यक्तित्व अवश्य बुद्धिमान और चालाक नजर आता है और अंत में गोवर्धन दास की मुक्ति महंत की चतुराई से ही मिलती है, लेकिन पूरे प्रहसन में उसकी भूमिका अत्यंत सीमित रहती है। उपयुक्त विवेचन से यह साफ हो गया कि अंधेर नगरी का कोई पात्र उसका नायक नहीं कहा जा सकता। वस्तुतः ऐसा रूपक है जिसमें प्रत्येक पात्र कुछ विशेष प्रवृत्तियों के प्रतीक के रूप में आते हैं और उनको इसी रूप में देखा जाना चाहिए। आगे है प्रहसन की परिभाषा में तीसरी बात भारतेंदु ने यह लिखी है कि इसमें अनेक पात्रों का समावेश हो सकता है। इस दृष्टि से विचार करने पर हमें इसमें अनेक पात्रों का समावेश अत्यंत सौदेश्यपूर्ण प्रतीत होता है। व्यक्ति के तौर पर भले ही उन्हें चारित्रिक विशिष्टता का अभाव झलकता हो, लेकिन प्रहसन की पूरी संरचना में सभी पात्र किसी न किसी रूप में मदद करते हैं। वस्तुतः यह चरित्र प्रधान नाटक नहीं है, लेकिन इसमें पात्रों की सृष्टि काफ़ी सोच विचार कर की गई है। ऊपर हमने जिन 4 पात्रों का उल्लेख किया है, उनके अलावा भी जो पात्र प्रहसन में आए हैं वे नाटक की कथा वस्तु के अर्थ को या विस्तार को देते हैं, या तो विस्तार देते हैं या फिर आयाम देते हैं। उदाहरण के लिए दूसरे अंक में बाजार के दृश्य में चूर्ण वाले, नारंगी वाले, हलवाई, कुंजड़िन, मुगल, पाचक वाला और मछली वाला, ब्राह्मण, बनिया आदि विभिन्न पात्र मंच पर आकर सिर्फ अपने संवाद बोलते हैं और प्राय सभी के संवाद पद्य में हैं, लेकिन इन संवादों में भारतेंदु ने तीखे व्यंग्य का जो पुट दिया है वह
न तो इन पात्रों को सिर्फ बाजार में बैठे विक्रेता रहने देता है और न ही वे सिर्फ चीज़ें बेचते नजर आते हैं। मसलन चूरन बेचने वाला घासीराम चूरन बेचने की गुहार लगाते लगाते अंत में कहता है, चना हकीम सब जो खाते सब पर दूना टिकस लगाते। या इसी तरह कुजड़िन कहती है, ले हिंदुस्तान का मेवा फूट और बेर। और दूसरे पात्र के संवादों में भी इसी तरह के 2-4 पंक्तियों के माध्यम से तत्कालीन राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था पर व्यंग्य किया गया है। व्यंग्य की इसी शक्ति का उपयोग पात्रों को प्रभावशाली रूप से पेश करने के लिए निर्देशक कर सकता है। भारतेंदु ने प्रहसन को परिभाषित करते हुए एक अन्य पूर्ण बात कही है, यद्यपि प्राचीन रीति में इसमें एक ही अंक होना चाहिए, किंतु अब अनेक दृश्य दिए बिना नहीं लिखे जाते। अंधेर नगरी भी एक अंक का प्रहसन नहीं है। इसमें कुल 6 अंक हैं, लेकिन प्रत्येक अंक में दृश्यों का विभाजन नहीं है। उपयुक्त कथन में भी अंक और दृश्य के बीच के भेद को महत्व नहीं दिया गया है। प्राय अंकों का विभाजन कथ्य में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार होता है। इस दृष्टि से विचार करें तो इस प्रहसन के सभी अंकों में कथा अलग अलग स्थानों पर घटित होती है। काल की दृष्टि से इनमें बहुत अधिक अंतराल नहीं है। कथा वस्तु के विकास को समझने के 2 तरीके हो सकते हैं। संस्कृत नाट्य परंपरा के अनुसार कथा वस्तु में कार्य की 5 अवस्थाएं मानी जाती हैं: आरंभ, प्रयत्न, प्रत्याशा, नियताप्ति और फलागम। अंधेर नगरी की कथा वस्तु की योजना इस दृष्टि से की गई है कि गोवर्धन दास को इस प्रहसन का केंद्रीय चरित्र माने तो उसका अंधेर नगरी में रहने का निश्चय किसी महान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नहीं है। वह इस लालच में यहाँ अंधेर नगरी रहने का निश्चय किया महान उद्देश्य प्राप्ति के लिए नहीं था। इस लालच में वहाँ रुकने का निर्णय करता है कि उसे अच्छी भीख मिलेगी और हर चीज़ टके सेर होने की वजह से उसे तरह तरह के पकवान खाने को मिलेंगे। इस तरह उसका जीवन आनंद से गुजरेगा। जब राजा के सिपाही उसे पकड़ कर ले जाते हैं तब उसे ऐसा कुछ घटित होने की बिल्कुल आशंका नहीं होती है। इस तरह वह अप्रत्याशित रूप से संकट में फंस जाता है। और अगर हम पश्चिमी नाट्य परंपरा की दृष्टि से विचार करें तो यह प्रश्न उसके नियमों का पूरी तरह अनुकरण नहीं करता है, लेकिन उसके अपेक्षा करते ज़्यादा नज़दीक है। इस प्रश्न की कथा को आरंभ और विकास और अंत के रूप में विभाजित किया जा सकता है। अंधेर नगरी के पहले 3 अंक वस्तुतः कथा के आरंभ के रूप में देखे जा सकते हैं। अंक 4 में कथा का विकास होता है, 5 में कथा चरम बिंदु पर पहुंचती है और 6 में कथा की परिणति होती है। इस दृष्टि से अंधेर नगरी की कथा वस्तु का संबंध गोवर्धन दास नामक एक साधु से है, जो अपने शिष्यों की सलाह के विरुद्ध अंधेर नगरी में रुकने का फैसला करता है, जो अपने गुरु की सलाह के विरुद्ध। और इस तरह दर्शकों के सामने यह प्रश्न उपस्थित होता है कि गोवर्धन दास के रुकने का क्या परिणाम होगा। महंत की चेतावनी का क्या मतलब है? ऐसे नगर में जहाँ पर हर चीज़ टके से बिकती है, वह किस तरह का नगर है? हमें इन अंकों का विभाजन उस रूप में भी नहीं दिखाई देता जैसा अंकों का होना चाहिए। पहले अंक में महंत और दोनों शिष्य अंधेर नगरी के बाहरी हिस्से में पहुंचते हैं और महंत उन्हें शहर में भिक्षाटन के लिए भेजता है। दूसरे अंक में बाजार का दृश्य तथा इस अंक का बड़ा हिस्सा पहले अंक से काफ़ी स्वतंत्र है। विचार किया जाए तो इस अंक में हमें शिष्य भीख मांगते नहीं दिखाए गए हैं, भीख वे मांग चुके हैं, इसकी सांकेतिक सूचना हमें मिलती है। गोवर्धन दास बाजार का पूरा दृश्य देखने के बाद हलवाई की मिठाई खरीदता है। अंक के अंतिम संवाद में मालूम पड़ता है कि भिक्षा मांगने का काम पहले ही किया जा चुका है। बच्चा भिक्षा मांगकर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दे। गुरु चेला
सब आनंदपूर्वक इतने में छक जाएंगे। कहानी में पहला महत्वपूर्ण मोड़ आता है जब गोवर्धन दास तीसरे अंक में आकर महंत को सारा घटनाक्रम बताता है। उसकी बात सुनकर महंत की प्रक्रिया होती है, ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा हो। लेकिन गोवर्धन दास के गले महंत की यह बात नहीं उतरती। वह कहता है कि गुरुजी, ऐसा जो संसार भर में कोई देश नहीं है, 2 पैसा पास रहने ही से मज़े में पेट भरता है। मैं तो इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊंगा और जगह दिन भर मांगो तो भी पेट नहीं भरता है, ब्रंच बाजे दिन उपवास करना पड़ता है। सो मैं तो यहीं रहूँगा। जब महंत के समझाने के बावजूद गोवर्धन दास नहीं मानता है तो महंत दूसरे शिष्य के साथ यह कहते हुए चला जाता है कि मैं तो जाता हूँ, पर इतना कहे जाता हूँ कि कभी संकट पड़े तो हमारा स्मरण करना। महंत का यह कथन कई संकेत छोड़ जाता है। गोवर्धन दास जिस लालच के वशीभूत होकर रुका था वह उसे संकट में अवश्य डालेगा और उस संकट में से क्या है, महंत ही उसे उबारेगा। इसका पूर्व संकेत हमें महंत के उक्त कथनों से मिल जाता है। लेकिन दर्शकों के मन में भी यह जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है कि गोवर्धन दास का सचमुच संकट में पड़ेगा। संकट किस कारण से आएगा और महंत उसे संकट से उबार पाएगा या नहीं, उबारेगा भी तो कैसे। लेकिन प्रहसन के चौथे अंक में कथा से गोवर्धन दास गायब हो जाता है। इसमें राजसभा का दृश्य है। विलासी और मूर्ख किस्म के राजा से हमारा साक्षात्कार होता है जो नशे में धुत और सेवक की आवाज़ से डर कर चौंक उठता है। कुछ ही संवादों के बाद क्या है, राजा के सामने एक फरियादी लाया जाता है जो राजा से न्याय मांग रहा है। कल्लू बनिया के घर की दीवार ढहने से फरियादी की बकरी दबकर मर गई है। वह उसी प्रकार का न्याय मांग रहा है। स्पष्ट ही मामला है कि इतना संगीन नहीं है कि उसे ये राजा के सामने प्रस्तुत किया जाए, लेकिन विडंबना यह है कि राजा के सम्मुख इसी तरह के मामले पेश किए जाते हैं। राजा कल्लू बनिए की दीवार को पेश करने का आदेश देता है। दीवार पेश नहीं हो सकती, इसलिए कल्लू बनिया को पेश किया जाता है। हर व्यक्ति अपना कसूर मानने की बजाय किसी दूसरे को कसूरवार ठहराता है और अंक के अंत में राजा मंत्री के सुझाव के अनुसार शहर कोतवाल को फांसी की सज़ा सुना देता है। इस अंक की कथा का गोवर्धन दास से संबंध प्रत्यक्ष रूप से नहीं देता, लेकिन कोतवाल को फांसी दिए जाने के साथ इस अंक की समाप्ति दर्शकों को यह आभास होने लगता है कि मामला गंभीर हो सकता है। दीवार गिरने से कोतवाल को फांसी देने वाले राजा के राज्य में कुछ भी घटित हो सकता है। चौथे अंक की समाप्ति कहानी को चरमोत्कर्ष की ओर ले जाती है। चौथे और 5वें अंक के बीच कुछ घटनाएं घटती हैं, लेकिन उसको नाटक की कथा वस्तु का हिस्सा नहीं बनाया गया है। इसकी सूचना हमें 5वें अंक के संवादों से मिलती है। 5वें अंक में राजा के सिपाही गोवर्धन दास को पकड़ कर ले जाते हैं। गोवर्धन दास जब सिपाहियों से पूछता है कि उसे क्यों ले जा रहा है तो सिपाही जवाब देते हैं कि उसके जवाब में मालूम पड़ता है कि उसे फांसी के लिए ले जाया जा रहा है, क्योंकि फांसी का फंदा बड़ा है। कोतवाल साहब दुबले हैं। अब न्याय का तगाजा है कि बकरी को मारने वाले के अपराध में किसी न किसी को सज़ा जरूर होनी चाहिए, नहीं तो न्याय न होगा। गोवर्धन दास को जब अब समझ आता है कि गुरुजी ने इस नगर में रुकने के लिए क्यों मना किया था। वह अपने प्राण बचाने के लिए गुरुजी को पुकारता है और इस तरह 5वां अंक चरमोत्कर्ष की ही स्थिति में समाप्त हो जाता है। छठा और आखिरी अंक में नाटक का सुखद अंत हो जाता है। गुरुजी की चतुराई से सिर्फ गोवर्धन दास ही नहीं बचता, बल्कि स्वयं राजा स्वर्ग की लालसा में फांसी की पर चढ़ जाता है। इस प्रकार दर्शकों की इस जिज्ञासा का समाहार होता है और गोवर्धन दास का अंधेर नगरी में रहने का फैसला क्यों गलत था, और इसी क्रम में उनके सामने अंधेर नगरी का वास्तविक अर्थ भी उद्घाटित होता है। तो ये थे हमारी आज के लिए इतनी क्लास में आज इतना ही करेंगे। अंधेर नगरी में के नाट्य शिल्प की जो विशेषताएं हैं उसको हम अगली क्लास में करेंगे।
आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।